हेलो दोस्तों, और मेरा नाम रजनीश और आप देख रहे हैं फैक्ट विद जीएस चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे जो यूपी कांस्टेबल के 2024 में जो रिव्यू एग्जाम हुआ था उसके पीवाईक्यू यानी शिफ्ट सेकंड है। इसके बाद बता दूं मैं, तो ये शिफ्ट सेकंड का पेपर का एनालिसिस करेंगे और इसके माध्यम से हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। यानी रिवीजन, यानी एक रिवीजन हो जाएगा आपका और रिपीटेड कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है। इसके अकॉर्डिंग आपको मैं ये भी बता दूं, क्योंकि जीएस एक सागर है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आप एक अपनी जीएस को लिमिट में रहोगे। हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये आपको मालूम हो जाएगा। तो मैं 5 साल के क्वेश्चन लेके आया हूं और मैं यानी शिफ्ट बाय शिफ्ट कराऊंगा डेली आपको, और विधिवत तरीका से इसका एनालिसिस कराऊंगा और जहां इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा मुझे वो A to Z इंफॉर्मेशन उसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन पहला कहता है हमारा, देखो क्वेश्चन फर्स्ट कहता है भौतिक में यानी भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो आपको मैं बता दूं पहले भारतीय कौन थे। ये क्वेश्चन आया है 2024 में यूपी पुलिस का शिफ्ट सेकंड में। तो ये इसमें कौन थे, सीवी रमन। कब, 1930 में इन्हें मिला था। किसके लिए मिला था ये आपको मालूम होना चाहिए। किसके लिए मिला था, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, प्रकाश प्रकीर्णन के लिए, स्केटिंग के लिए यानी लाइट ऑफ स्केटिंग के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो उनकी तरंग दैर्घ्य आती हैं वो यानी विभाजित हो जाती हैं, फैल जाती हैं, उसके लिए इन्होंने सीवी रमन ने बताया था। तो भौतिकी नोबेल पुरस्कार किसे मिला, फिर पहले भारतीय कौन थे। देखो डायरेक्ट पूछ रहा है किसके लिए मिला, सीवी रमन के लिए। क्या पता आपको ये पूछ सकता है किसके लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए इन्होंने सबसे पहले बताया कैसे इसका फैलता है प्रकाश, उसके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसी के बाद निम्नलिखित में से महासागरीय धाराओं में से कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है, यानी कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है। तो आपके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि देखो लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है और ये अटलांटिक महासागर में आती है, यानी अटलांटिक महासागर में आती है। जैसे ये आपका ये आपका अफ्रीका है, तो ये क्या है, अटलांटिक महासागर। ये लेब्राडोर जलधारा है, ये क्या है, ठंडी जलधारा है यानी। और ये क्रोशियो जलधारा, ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। और ये गल्फ स्ट्रीम, ये गर्म है, ये भी हॉट है और ये भी हॉट है, यानी भिन्न पूछा है। उत्तरी अटलांटिक अफवाह, देखो ये है उत्तरी अटलांटिक अफवाह, तो ये भी हॉट है। और ये वाली कौन सी है, ये कोल्ड है। तो भिन्न कौन सी होगी, ऑप्शन ए, ये वाली। अब जलधारा एक बार देख लो आप अच्छी तरह से, मैं आपको दिखा दूं। मैं एक मैप लेके आया हूं आपके लिए, देखो एक बार अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि देखो मैंने बताया था ये क्या है, प्रशांत महासागर। ये क्या है, प्रशांत महासागर। ये क्या है, प्रशांत महासागर। और ये अटलांटिक महासागर, ये वाला विषुवती जलधारा कहाँ गई है, ये विषुवती रेखा गई है, इक्वेटर। तो देखो केनरी जलधारा क्या है, गल्फ स्ट्रीम कैसी है, हॉट। ये सारी जलधारा इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अलास्का, कैलिफोर्निया जलधारा, आपकी दक्षिणी विषुवती जलधारा, पश्चिमी आपकी फाल्कलैंड जलधारा, होमबोल्ट, लेब्राडोर जलधारा। देखो ये पूछी है, ये कौन सी है, कोल्ड है, मैंने अभी बताया था कोल्ड जलधारा है। उत्तरी विषुवती जलधारा ये हॉट है, कैनरी
देखो ओंगलस जलधारा, जो ओंगलस है, ये देखो किरोशियो जलधारा, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लो। यानी हिंद महासागरीय कौन है, प्रशांत महासागरीय कौन है, अटलांटिक महासागरीय कौन है, ये महत्वपूर्ण है। और एक दिन में इसके लिए विधिवत तरीका से आपको A to Z बताऊंगा कि अब जलधारा कैसी होती है, वो A to Z इंफॉर्मेशन के साथ आपको हॉट कोल्ड सारी जलधाराओं के बारे में विधिवत तरीका से यानी एक जगह आपको पूरी तरीका से मैं बताऊंगा। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखो, तो इसमें कौन सी है, ऑप्शन ए भिन्न है सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद। देखो पुस्तक वॉर एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई थी, ये करंट का क्वेश्चन है। इसे चाहो तो एक बार छोड़ भी सकते हो और एक बार पढ़ भी सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है, करंट नहीं देखेंगे हम। अब निम्नलिखित में से कौन सी जीएसटी का एक प्रकार नहीं है, यानी जीएसटी का कौन सा एक प्रकार नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए कितने प्रकार की जीएसटी होती है। अब जीएसटी के बारे में आ गई है, तो जीएसटी के बारे में आपको मैं बता दूं, 101वां संविधान संशोधन द्वारा कब हुआ था, 2017 में। और 1 जुलाई 2017 में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू हुआ था भारत में। ओके, इसकी बात करूं आर्टिकल कौन सा आता है, तो 279A में इसकी बात की है विधिवत तरीका से। मगर इस पर जो कानून बनाए जाते हैं इसके लिए एक्ट के अकॉर्डिंग, तो 266A में इसकी बात की गई है, यानी कानून। अब ये देखो एक बार कौन सा संविधान संशोधन, ये पूछ सकता है, यानी 101वां संविधान संशोधन द्वारा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुई थी। आर्टिकल 279A में बात की गई है इसकी। अब कितने तरह की जीएसटी होती है, तो आपकी सेंट्रल जीएसटी, आपकी स्टेट जीएसटी, आपकी यानी एकीकृत जीएसटी, यानी एकीकृत जीएसटी, यह 3 तरह की जीएसटी चर्चा की गई है। तो इसमें यह है जीएसटी, यह है एकीकृत जीएसटी, मगर यह कोई जीएसटी का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। समझ में आ रहा होगा, एक बार देख लो अच्छी तरह से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई यानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का यानी मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या था। चलो ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब क्या पता आगे वाले आने वाली परीक्षा में इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसमें कितने कंट्री हैं, ये भी तो पूछ सकता है आपको। यानी इसका मेन उद्देश्य क्या है, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास। यानी आर्थिक विकास की बात करता है, सांस्कृतिक प्रगति की बात करता है और आपकी सांस्कृतिक विकास की बात करता है, सामाजिक प्रगति की बात करता है, प्रगति की बात करता है। अब इसका हेडक्वार्टर भी पूछा, यानी पहले इसकी स्थापना देखो, स्थापना यानी 1966 में हुई। कहां हुई थी, बैंकॉक में। बैंकॉक, बैंकॉक कहां है, थाईलैंड। इसमें अभी कितने, इसका हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर इसका कहां है, तो जकार्ता। जकार्ता कहां है, इंडोनेशिया। कितने कंट्री है इसमें, 10 कंट्री। वो 10 कंट्री कौन कौन है, कंट्री कभी नहीं पूछेगा मगर जब मालूम होना चाहिए, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार,
लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, क्या है इसमें? सारे ये कंट्री हैं इसके। ऐसे आपको मालूम चाहिए। अब A to Z इंफॉर्मेशन आ गया इसमें, देख लो एक बार अच्छी तरह से। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? यानी राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के तहत करता है? यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। आपको ये नहीं पूछेगा राष्ट्रपति राष्ट्रपति वो राष्ट्रीय जो आपातकाल है कैसे बना, संसद में कैसे इसकी बात रखी गई, नहीं, डायरेक्ट पूछेगा। अब क्या पता आपको यह भी पूछ सकता है आपातकाल कौन से भाग में चर्चा की गई है? आपातकाल की, आपातकाल तो भाग संविधान के भाग 18 में बात की गई है, भाग कायदा से। अठारह में बात की गई है। कितने आपातकाल कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। तो आपको आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आपका आर्टिकल 360, यानी इसमें वित्तीय आपातकाल, और इसमें 356 में क्या कहता है? राष्ट्रपति शासन, शासन लगता है। आप कमेंट में बताना राष्ट्रपति शासन यूपी में कितनी बार लग चुका है अब तक। और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अब तक राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है, यह भी तो मालूम होना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अब तक राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल के 352 के अकॉर्डिंग भारत में कितनी बार लग चुका है? तो कितनी बार लगा है? 3 बार। कौन कौन सा? 1962 में जब चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ था, 1971 में पाकिस्तान के साथ, और एक आंतरिक यानी अशांति के अकॉर्डिंग लगा था, जो कि बात करें हम किसमें, यानी 1975 में आंतरिक अशांति के अकॉर्डिंग, जो कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके वहां सशस्त्र विद्रोह ला गया, यानी सशस्त्र विद्रोह यानी भारी विद्रोह के अकॉर्डिंग अब लगाया जा सकता है। अशांति शब्द हटा दिया गया है। यह मालूम होना चाहिए अब तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? 3 बार। अशांति के अकॉर्डिंग कब लगा है? 1975 में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। भाग कितने में चर्चा की गई है? भाग 18 में। ये आर्टिकल तो राष्ट्रीय आपातकाल किस में है? आपको 352 में। करेक्ट आंसर। अब बताओ, अब आयोग इससे क्वेश्चन बनाएगा तो इससे बाहर बनाएगा? ये देखो ना, क्यों बार बार भाज रहे हो आप? अब इससे बाहर बना देगा आयोग क्वेश्चन आपका, या राष्ट्रीय आपातकाल से ही क्वेश्चन बनाना चाहे तो इससे बाहर बना देगा? अब ये बताओ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्वतंत्रता सेनानी यानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक हैं? वो मेरे प्यारे शहीद, मैं उनके लिए नमन करता हूं। यानी कौन है वो? भगत सिंह, जो कि एक 1928 में एक संस्था बनी हुई, आपको मालूम होना चाहिए, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी 1928 में बनी थी। किनके कहने पर? भगत सिंह के कहने पर। अब इनकी और सारी किताबें वो भी तो देख सकते हो आप। मैं आस्तिक क्यों हूं, मैं एक बार बता दूं आपके लिए। यानी मैं नास्तिक क्यों हूं? एक तो जाइए, मैं नास्तिक क्यों
हूं। और एक आपकी इंपॉर्टेंट ही मैं बता रहा हूं मैं दोस्तों, द पीपल्स पीपल्स और दो और एक कीर्ति डायरेक्ट पूछेगा। और इंपॉर्टेंट द फिगरेस ऑफ फ्रीडम, द फ्रिस ग्रे ऑफ फ्रीडम, ये इंपॉर्टेंट्स हैं इनकी किताबें। यानी द फ्रेग्रेंस फ्रेग्रेंट, एक मिनट, ग्रेंट ऑफ द फ्रीडम, ये देखो, ये तो है इंट्रोडक्शन ऑफ यानी टू ड्रीमलैंड। ये भी मैं नास्तिक क्यों हूं, द पीपल्स कीर्ति, द फ्रेग्रेंट ऑफ फ्रीडम। अब तिलक जी की भी देखो, तिलक जी की 3 इंपॉर्टेंट है, 2 पत्रिकाएं इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में आती हैं। ये मान के चलो, कौन सी, एक मराठी और एक केसरी, और आपकी गीता राइस, गीता राइस। यानी जो मराठी है वो डायरेक्ट पूछेगा किस में लिखी हुई है, मराठी आपकी अंग्रेजी में लिखी हुई है, और आपकी केसरी मराठी में लिखी है। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं इसलिए। गीत राइस किसकी है, गीता राइस किसकी है, तो ये तिलक जी की है, क्योंकि 6 साल मांडले जेल में रहते ये, और उस वक्त ये कौन सी किताब लिखी थी, तो गीत राइस। अब सुभाष चंद्र की, सुभाष चंद्र की भी मालूम होना चाहिए, यानी इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र बोस की। ये तीनों चारों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताई। और आपको विनायक दामोदर दास की भी मालूम होना चाहिए, तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1857, ये इनकी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस 1857 में। यह देख लो एक बार सारी अच्छी तरह से, 1 से 2 बार देख लेना। मराठी केसरी गीत राइस तिलक जी की, और भगत सिंह की मैं नास्तिक क्यों हूं, द पीपल्स कीर्ति, द फ्रेग्रेंट ऑफ फ्रीडम, और आपकी इंडियन स्ट्रगल किसकी है, सुभाष चंद्र बोस की, और आपकी द इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये किसकी है, विनायक दामोदर दास की। अब किस भारतीय ने 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता, यानी मैग्सेसे पुरस्कार, मैग्सेसे किसने जीता, यानी रवि किन्नर ने, रवि किन्नर ने यह जीता। यह करंट का क्वेश्चन है, आप इसे छोड़ भी सकते हो। कौन सा भारतीय राज्य, यानी जो राज्य शासकीय यानी शास्त्रीय नृत्य के बारे में, आपको शास्त्री मोहिनी अट्टम पूछ लिया, अट्टम, मोहिनी अट्टम पूछ लिया, यानी शास्त्रीय नृत्य। अब पहले ये मालूम होना चाहिए कितने नृत्य, तो 8 नृत्य, 8 प्लस एक छऊ जो झारखंड का है, ये जुड़ने वाला है 9वां नृत्य। तो छऊ नृत्य कहाँ का, झारखंड का। अब 8 नृत्य के बारे में मालूम होना चाहिए आपको, यानी मैं बता दूं, कथक, कथकली, मोहिनी अट्टम,
आपका भरतनाट्यम, आपका कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, आपका सत्रिया और उड़िया। ये आपका, अब ये वाला कहाँ कहाँ के देखो, कथक कहाँ है? यूपी का नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, अरे कथक यूपी का, और कथकली और मोहिनीअट्टम ये किसके हैं? केरल के, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का, और कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश, और सत्रिया आपका असम, और ओडिया आपका उड़ीसा का, और छऊ आपका, ये नौवा जो शास्त्रीय नृत्य जुड़ने वाला है, छऊ किसका? झारखंड का। ये देखो ना एक बार, अब क्वेश्चन आयोग बनाएगा कैसे भी बना दे। अब मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो केरल का, और एक और केरल का कौन सा है? तो आपका कथकली। कथक के देखो, ये कथक किसका है? यूपी का। कथकली किसका? केरल का। केरल के दो हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली। ये डाउट क्लियर करो ऐसे, वहां मत भाई 600 पेज की पीडीएफ देखो, बड़े बड़े टीचर क्या कहते हैं 600 पेज की पीडीएफ देंगे इससे बाहर नहीं जाएगा। अरे आप इतने ही हो, इतने बच्चों के बारे में अच्छा सोच रहे हो, तो आप कम से कम पीडीएफ में भेज दो और बताओ क्रीम के क्रीम, यानी हम क्रीम के छांट के लाए। अरे किताब है, लक्ष्मीकांत है, सारे पढ़ लेंगे। टीचर की क्यों बच्चों को जरूरत पड़ता है ये बताओ पहले। टीचर के लिए किस लिए जरूरत पड़ती है? इसलिए क्योंकि बुकें बच्चा सही तरीका से नहीं पढ़ पाता और नहीं समझ पाता है कि कौन सी चीज इसमें, कौन सा तथ्य, कौन सा कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है। उसलिए टीचर का सहारा लेना पड़ता है, और टीचर उसे 400 पेज की पीडीएफ को या 400 पेज की बुक्स को वो अपने हिसाब से कराए तो वो मात्र 100 से 150 पेज में करा दे, वो एक टीचर है। मेन मेन चीजें बताए बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप बच्चे के बारे में सोच रहे हो और आप 400 की पेज से 600 पेज बना रहे हो, तो आप क्या हो? और फिर ये कह रहे हो ऊपर से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, फिर कहां से आएगा? अरे मंगल ग्रह से तो डालेगा नहीं, वो आएगा यहीं से। आपको टीचर क्या समझ रहे हैं? रोबोट। तो ऐसे काम करो अपने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर वायु दाब के लिए है, जैसे कि एनोमीटर किसके लिए? ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, मैंने बट इसमें ले लिया। बैरोमीटर क्या करता है? वायु दाब का मापन है बैरोमीटर। मगर एनीमोमीटर क्या है? ये हवा, हवा का मापन। किसका? हवा का मापन करता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने आपके लिए ये चीजें बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी हवा की गति का ऑप्शन इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकों का उपयोग करते थे उन्हें क्या कहते हैं? यानी उन्हें किस कारण से हमने कब्जा किया? तो साइबर आतंकवाद, यानी साइबर टेररिस्ट। किसे? साइबर टेररिस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? अब यह भी पूछ लिया। अब आपको जीवाश्म ईंधन के बारे में मालूम चाहिए, तो किसका किया जाता है? पहले तो ये देखो, कोयला का। कोयला कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक एंथ्रोसाइट, एंथ्रोसाइट, एक आपको बिटुमिनस, मीनस, एक लिग्नाइट, लिग्नाइट। ये सबसे यानी खराब कोयला कहें तो ये सबसे खराब कोयला है। ये भारत में सबसे ज्यादा 98% ये बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। ये कोयला बिटुमिनस, भारत में सबसे ज्यादा कोयला कौन सा पाया जाता है? तो बिटुमिनस कोयला। एक बार देख लो अच्छी तरह से, उसके बाद हम आगे बढ़े।
नेक्स्ट यानी बिटुमिनस हमें से सबसे ज़्यादा, और ये कौन सी चट्टान में, गोंडवाना लैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट प्राकृतिक जीवाश्म ये है, तो एंथ्रोसाइट कोला, बिटुमिनस और लिग्नाइट कोला। ओके, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा यानी मेलानिया त्वचा कैंसर का कारण है। देखो मेलानिया त्वचा कैंसर का कारण क्या है, ओजोन परत जो एक समताप मंडल में है। क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सी परत है, समताप मंडल, जिसमें ओजोन परत है। ओजोन परत क्या करती है, जो हमारी पराबैंगनी किरणें आती हैं उसे रोकती है। सबसे प्रमुख उसका काम क्या है, मेन काम क्या है, तो अल्ट्रावायलेट जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उसे रोकना, और उसमें छोटे छोटे छेद कर दिए गए। वो किसे, CO2 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी क्लोरोकार्बन। अब इससे पराबैंगनीकरण, यह तो पूछ सकता है कितने अणुओं से, तो O3 से, ओजोन। कौन सी वायु मंडल में, तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है, और इसके कारण से जैसे हमारी त्वचा पर कैसे धब्बा से पड़ जाते हैं, तो वो कैंसर किसका होता है, त्वचा पर कैंसर किसके कारण होता है, ओजोन परत के कारण। तो ये क्या है, ओजोन अपक्षय के कारण। अम्ल वर्षा में आपको 3 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एक SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और एक NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। ये जिससे क्या होता है, जब सिल्वर आयोडाइड का वो कराया जाता है घोल, तो उसके कारण अम्ल वर्षा होती, जो कि अभी फिलहाल में दिल्ली में कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 1987 की पूछ ली बात, किसमें, यूपी पुलिस में। तो ये क्या है, अब ये कहाँ लिख रही है, आपकी कौन सी बुक में लिख रही है ये, तो क्या ये ऐसी तो मिलेंगी चीजें प्रीवियस ईयर से। तो ये श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना की बात की गई थी 1987 के, उसमें यानी उद्देश्य था इसका मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विमुद्रीकरण यानी डिमोनेटाइजेशन हुआ तो मुद्रा अपनी वाली स्थिति में नहीं रह जाती है। देखो डिमोनेटाइजेशन कब होता है, इससे क्या होता है, डिमोनेटाइजेशन से मैं बता दूं, अभी तक फिलहाल भारत में 3 बार हुआ है। यह पूछ सकता है कितनी बार हुआ है, तो 3 बार हुआ है डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण। डिमोनेटाइजेशन कितनी बार हुआ, 3 बार। कब कब हुआ है, 1946 में, 1978 में, और आपका नवंबर 2016 में, जिसमें मोदी जी ने कहा था मेरे प्यारे बहन और भाइयों 500 और 1000 के नोट बंद हो गए। अब देखो डिमोनेटाइजेशन से क्या फायदा है, एक तो ब्लैक मनी जो काला धन है वो उजागर होता है, कम होता है इससे, और एक जो साइबर क्राइम होते हैं, आतंकवाद टेररिस्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि जो हमारी कोई भी हो कहीं की भी करेंसी होती है तो उसकी कॉपी हो जाती है, कर लेते हैं, तो वो कम हो जाती है, उससे आतंकवाद कम होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें फायदा मिलता है। तो मैं यही कहता हूं कि डिमोनेटाइजेशन समय समय पर होता रहे। देखो इंपॉर्टेंट है कितने बार, तब इसमें क्या हुआ था, 10,000 और 5,000 के नोट चेंज किए गए थे, इसमें 500 और 1,000 के नोट चेंज किए थे। कौन सा नोट लाया गया, 2,000 का नोट, वो भी बंद किया गया था। अब कौन से, वो 500 के नोट है। तो ये आपको अच्छी तरह से डिमोनेटाइजेशन के बारे में एक बड़ा टॉपिक है, मैं बताऊंगा इस, और ये आपके लिए एक मालूम होना चाहिए विमुद्रीकरण के बारे में। तो इसमें नहीं है तो उसकी जो अंकित मूल्य होता है, उस पर जो उसकी वैल्यू होती है वो खत्म हो जाती है उसकी डिमोनेटाइजेशन के कारण। यानी धन मूल्य है उसकी है, मुद्रा मूल्य है, अंकित मूल्य उसका खत्म हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। अब 500 का नोट पुराने वाला ले आओ तो उसकी अंकित मूल्य की कोई वैल्यू है अभी नहीं है, इसीलिए डिमोनेटाइजेशन में उसकी अंकित मूल्य की वैल्यू खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था। यानी ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कहो, और एक बार मालूम होना चाहिए ये कौन सी में,
तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में नहीं, नहीं, 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में किया गई थी। यानी ये योजना कब लागू थी, मिशन कब लागू हुआ था, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बताऊं आपको, ये कब, सी रंगराजन के समय आई थी, सी रंगराजन। कब से कब, तो 2007 से 2012 तक। और इसमें तो यानी टारगेट ग्रोथ रेट कितनी थी, तो इसकी थी 9% रखी गई थी। और ये टोटल कितनी थी, यानी अचीव कितनी की थी हमने, एग्रीमेंट अचीव 8%। सबसे ज्यादा कौन सी की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा रखी गई थी, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की डायरेक्ट पूछेगा आपको क्वेश्चन, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसकी है, किसकी रखी गई थी पंचवर्षीय योजना में, तो वो 11वीं पंचवर्षीय योजना की। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में मेन बात क्या थी, एक समावेशी विकास की बात की, समावेशी विकास, ये डायरेक्ट पूछेगा, समावेशी विकास की किस में बात की गई थी। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या की थी, समपोषी विकास, समावेशी विकास की बात की गई थी, यानी तेजी से गति से विकास किया जाए। अब पहली पंचवर्षीय योजना आपको मालूम है, फर्स्ट हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर थी। और कब से कब, 1951 से लेकर 1956 तक थी। और ये कृषि पर, इसका मेन उद्देश्य क्या था, कृषि को बढ़ावा देना। सेकंड पंचवर्षीय योजना की बात करें हम, सेकंड पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। कब से कब, 1956 से लेके 1961 तक। इसमें क्या किया गया था, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया कि डेवलपमेंट किया जाए, औद्योगिकरण को बढ़ाया जाए, इसमें औद्योगिकरण पर करण की बात की गई, विकास की, समझे। इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात की गई थी, अर्थव्यवस्था। इसमें मिश्रित इकोनॉमी की बात की गई थी, यानी मिक्स इकोनॉमी, मिश्रित इकोनॉमी क्या है, ये देखो इंपॉर्टेंट। अब मैं इसे A to Z इंफॉर्मेशन एक टॉपिक लेकर आऊंगा, तब बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में किस नेता ने जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया था, यानी किस नेता के जन्मदिन पर यानी बाल दिवस मनाया जाता है, तो कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब जन्म हुआ था, 1989 में, 14 नवंबर 1989 को उनका जन्मदिन हुआ। तो उसी दिन से 14 नवंबर से हम यानी बाल दिवस मनाते हैं। कहाँ हुआ था, तो 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में। उसी दिन से बाल दिवस, और ये बच्चों के प्यारे थे, खूबसूरत थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्हीं के उसमें मनाते हैं। देखते एक बार और चीज, एक बार देख लो अच्छी तरह से। अब विश्व बाल दिवस की बात करें, विश्व बाल दिवस कब मनाया था, तो ये 20 नवंबर को यूएनए ने एक बच्चे को गोद लिया था, बच्चों के लिए, उनके लिए, कमजोर बच्चों के लिए, तब विश्व बाल दिवस मनाया था। अब एस राधा कृष्ण का जन्म,
इनका जन्म 1888 में हुआ था। तिरुवनंतपुरम में हुआ था, तमिलनाडु में इनका जन्म। और ये आपको ये भी मालूम होना चाहिए, इनके दिवस से यानी 5 सितंबर को यानी शिक्षक दिवस मनाते हैं, शिक्षक दिवस। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को तो सबको मालूम चाहिए, 2 अक्टूबर को, और 1869 को जन्म हुआ था, पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में गुजरात में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। और इनका एस राधाकृष्ण का तो ये 5 सितंबर 1888 में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर टैरिफ बाधा अवरोधक का उदाहरण है? यानी टैरिफ किस पर लगाया जाता है? टैरिफ लगाया था एक इंपोर्टेंट पर, यानी इंपोर्ट पर, आयात पर, निर्यात पर नहीं, आयात पर लगाया जाता है। यानी कहां से हमारे देश में चाइना की जो चीजें आ रही है उस पर टैरिफ कितना लगाना है, ऐसे करके देखो। जैसे यूएसए सब पर टैरिफ थोप रहा है, किसी पर 50%, किसी पर 25%, किसी पर 35% टैरिफ थोपता जा रहा है। तो उसमें कौन नहीं आता है? एक कोटा नहीं आता है, ये आता है, ये होता है, आयात शुल्क होती है, निर्यात समाबंधी होता है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर टैरिफ के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय सरकार यानी द्वारा नहीं लगाया जाता है? यानी सेंट्रल द्वारा नहीं लगाया जाता है, सेंट्रल की गवर्नमेंट द्वारा नहीं लगाया जाता है। कौन सा कर है? निगम कर, कॉरपोरेशन कर लगाया जाता है, यानी इनकम टैक्स लगाया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी लगाया था। मगर ये राज्य उत्पादन शुल्क नहीं लगाया जाता है, ये कौन लगाएगी? स्टेट गवर्नमेंट। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। कौन लगाएगी? स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। अब आपको यह भी मालूम होना चाहिए इन टैक्स के बारे में, मैं एक बार बताऊंगा कि कौन से अप्रत्यक्ष टैक्स है, कौन से प्रत्यक्ष टैक्स है। यानी जैसे निगम पर प्रत्यक्ष टैक्स है, इनकम ये सेंट्रल का प्रत्यक्ष टैक्स है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, राज्य का उत्पादन शुल्क ये क्या है? राज्य उत्पादन शुल्क इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक टूल किट है जो कि वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन यानी मेलवेयर बनाने में सक्षम बनाता है। तो कौन है? इसके लिए आपके लिए यानी ट्रोजन होगी, राखनी ट्रोजन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? अब देखो क्वेश्चन पूछ लिया नीति आयोग का मेन कार्य क्या है, तो आपको ये भी मालूम चाहिए नीति आयोग किसके स्थान पर बना है? तो ये योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बना, और ये जनवरी 2015 में बना, थिंक टैंक के आधार पर, टैंक के आधार पर। और ये यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। तो ये क्या है? राष्ट्रीय विकास राजनीतिक तैयार करना नहीं, भारत के केंद्रीय बैंक का प्रबंधन करना नहीं, राष्ट्रीय चुनावों की देखरेख करना नहीं। राष्ट्रीय चुनावों की देखरेख कौन कराया? भारत का निर्वाचन आयोग। भारत के रक्षा बलों के प्रबंधन की बात करना नहीं, तो राष्ट्रीय विकास की रणनीतियां तैयार करना। क्या? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यानी उनके विकास की रणनीतियां कैसे, और इसमें कौन कौन बैठता है? कौन कौन? तो यूटी के सीएम है और राज्यों के जितने भी सीएम है उसमें बैठते हैं, राज्यपाल हो, उपराज्यपाल हो, वो भी बैठते हैं। उनके अकॉर्डिंग हम रणनीति बनाते हैं। और इसके अभी पीएम कौन रहता है? तो इनके पीएम वो अध्यक्ष होते हैं, पीएम। और उपाध्यक्ष कौन रहता है इनका? तो अभी कौन है? सुमन बेरी उपाध्यक्ष है। सीईओ कौन है? सुब्रमण्यम यानी सुब्रमण्यम कौन है? उपाध्यक्ष। ये देख लेना एक बार।
नीति आयोग के बारे में, ये पूछेगा आपको डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम PSA की किस तरह से आंतरिक सुरक्षा यानी सुनिश्चित करता है? तो राज्य की सुविधा के लिए हानिकारक गतिविधियों को करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेना, यही पहला आंसर होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्वतंत्रता सेनानी यानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ये मैंने बता दिया। कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समय अवधि में समान विषयों का अध्ययन करता है? तो इसमें कौन है? यानी अनुदैर्ध्य यानी लॉजिट्यूडिनल यानी अनुदैर्ध्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी फसल, इसकी बात है, रोटेशन ऑफ क्रॉप क्या है, यानी फसली चक्र क्या है? फसल का जो फसली चक्र होता है, तो एक मैंने बताई थी, यानी क्रम फसल की आदान प्रदान होती रहे, यानी मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि में क्रमिक रूप से विभिन्न फसलों का यानी आदान प्रदान हो। एक समय में गेहूं के बाद मक्का करो, ऐसे करके यानी क्रमिक समय में विभिन्न फसलों का आदान प्रदान होते रहे, उससे मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है, यानी कि उसकी उर्वरकता बनी रहती है मिट्टी की। तो इसका आंसर कैसा होगा? ऑप्शन बी करेक्ट। 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था? 1764 की लड़ाई में बक्सर में, अब जहां से पहले प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें किसे हराया? सिराजुद्दौला को हराया था। और इसमें मीर जाफर को हटा करके, जब वो मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को यानी बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, यानी बंगाल का शासक बनाया गया था। तो मीर कासिम ने, जब मैं बता दूं 1760 में बंगाल का शासक चेंज हुआ था, परिवर्तन हुआ, तो मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को लाया गया था। मगर मीर कासिम को कुछ ब्रिटिश जो गवर्नर था उनकी कुछ नीतियों में दिख रहा था, यानी कुछ दिख रहा था, तो उसने अपनी नीति अलग लाने के लिए यानी बंगाल से मुंगेर राजधानी करी, परिवर्तन करी इसने मीर कासिम ने, और तब बक्सर का युद्ध हुआ। तो उसमें दो आपको मालूम होना चाहिए, दो संधि हुई थी महत्वपूर्ण है, जो कि 1765 में हुई थी, यानी एक शाह आलम द्वितीय के साथ और एक शुजाउद्दौला के साथ, यानी शुजाउद्दौला के साथ, दो 1765 में, एक शुजाउद्दौला के साथ, दौला के साथ और शाह आलम द्वितीय के साथ, सेकंड के साथ। और इसमें कौन बक्सर की लड़ाई में कौन हारा? तो मीर कासिम, यानी भारतीय शासक कौन था? तो ये मीर कासिम हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहां है? हेडक्वार्टर, यानी यूएन का हेडक्वार्टर पूछ लिया, तो कहां है ये? यानी ये ब्रिस्बेन में, ब्रिस्बेल्स यानी ब्रिस्बेल्स में इसका। वियना में किसका हेडक्वार्टर? तो ये देखो एक बार पेरिस में, तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रिस्बेल। अब देखो मैं बता दूं एक बार, उसने लिखने में मिस्टेक कर दिया, जैसे पेरिस की बात करें, आप ये लिख लेना, कॉपी पेंसिल हो, पेन हो तो बैठ जाओ। मैं सारे हेडक्वार्टर पेरिस में कितने हेडक्वार्टर हैं? तो यूनेस्को का और आपके OECD का और आपके IEA का
का, जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, इसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। उसके बाद यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। इसका ये इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर, OECD का हेडक्वार्टर, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। अब उसके बाद जिनेवा में भी आपको मालूम होना चाहिए। जिनेवा में तो WHO, WTO और आपका ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और आपका विश्व मौसम संगठन का WMO का और बीपो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी बीपो का, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ये डायरेक्ट पूछेगा हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है, इसलिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर बताए आपको। और वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर है, जो पेट्रोलियम का जो निर्यात करते हैं उनके लिए ओपेक का हेडक्वार्टर है, जो UPPCS परीक्षा में 2025 वाली में सीधा क्वेश्चन पूछा था। ओके। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, यानी IAEA का अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का भी वियना में है। अब एक बार देख लो अच्छी तरह से, यानी WTO, WHO, ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन और विश्व मौसम संगठन, बीपो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और आपको ओपेक का वियना में और IAEA का और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी OECD का और यूनेस्को को पेरिस में। ये मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए। अब यहाँ जगह कुछ रख लेना, किसी दिन जब चर्चा आएगी तो इनकी रिपोर्टें बताऊंगा, कौन सी रिपोर्टें जारी करता है, कौन किसकी महत्वपूर्ण रिपोर्टें। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। अब बताओ, आपको UN का पूछ लिया, क्या पता आपको वियना में पूछ ले, WTO को पूछ ले। तो ये चीज है स्मार्ट स्टडी। आप क्यों भाग रहे हो GS के चक्कर में पूरे में? आपको विशेषज्ञ नहीं बनना है किसी टॉपिक का, आपको बस परीक्षा में जा करके क्वेश्चन फंसाना है। वो क्वेश्चन कैसे फंसाओगे? इसी के इर्द गिर्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही नोबेल में पुरस्कार, ये मैं बता चुका हूं। निम्नलिखित में महासागरीय जलधारा, ये भी बता सका हूं। यानी पुस्तक है चोर एंड पीस, किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो क्वेश्चन गलत लग रहा है मुझे, मैं देखता हूं आज। निम्नलिखित में से कौन सा GST एक प्रकार नहीं है? तो ये भी बता सकता हूं, मैं बताऊंगा। बास्केट यानी बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय सर्वप्रथम किसे जाता है? तो एक बार पता बताऊं कि जो कनाडाई थे, एक कनाडाई थे, शिक्षक थे। दिसंबर में देखा ठंड महसूस बहुत ज्यादा हो रही थी, तो उन्होंने बास्केटबॉल का आविष्कार इसलिए किया कि ठंड कैसे दूर हटाई जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, यानी कौन थे? डॉक्टर जेम्स यानी नाई स्मिथ, डॉक्टर जेम्स नाई स्मिथ, यानी एक कनाडाई है, कनाडाई। यह भी पूछ सकता है बास्केटबॉल का आविष्कार 1890 के समथिंग किया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रकार के टेक्स्ट संदेश SMS के माध्यम से फिशिंग कहलाता है? जो फिशिंग होता है वो क्या है? स्पिंसिंग, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। व्यास का प्राचीन नाम क्या है? तो व्यास का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। व्यास का यानी विपाशा। अब यानी पुरुषड़ी किसका? रावी नदी का प्राचीन नाम। अस्कनी किसका है? झेलम का। और बिस्तजी किसका है? चिनाब का।
ये इंपॉर्टेंट है, यदि पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, आपको डायरेक्ट पूछेगा। पुरुड़ी यानी परुसड़ी किसका है? तो ये रावी नदी का। बिपाशा ये आपका ब्यास नदी का। झेलम का अश्किनी, आपका वितस्ता आपका चिनाब का। डायरेक्ट पूछेगा आपको, ये रटो आप, ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका पक्का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, निम्नलिखित में से कौन यानी थोक मुद्रास्फीति उप समूह है, यानी होल जो होलसेल इंडेक्स होता है उसका कौन है? तो इसमें केवल चलती मुद्रास्फीति, केवल खाद्य मुद्रास्फीति, केवल आवास मुद्रास्फीति, आवास होगी नहीं, तो यानी केवल खाद्य मुद्रास्फीति में होलसेल इंडेक्स आएगा। किसमें? ये दो तरह के होते हैं, ये मैं बताऊंगा जब आपके लिए। एक होलसेल वाला होता है और एक आपका जो वैसा होता है, भी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है ध्यान में, उसके बारे में, मुद्रास्फीति के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में जिस दिन मैं टॉपिक बताऊंगा A to Z इन्फ्लेशन के साथ बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से देखो इकोनॉमी से 2 से 3-4 क्वेश्चन मिले हैं आपको, तो इकोनॉमी को भी कम ना लो, क्या पता आयोग कहाँ से कितने क्वेश्चन डाल दे। यानी स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? स्टार्टअप इंडिया पहल का है नवाचार, उद्योग, उद्यमिता के विकास के लिए लाई गई थी, यानी कब? 2016 में लाई गई थी। कब स्टार्ट हुई थी? तो 2016 में। किसके लिए? यह नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी इसका उद्देश्य क्या था? नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए। कब स्टार्ट हुई? यह भारत सरकार की है, भारत सरकार ने चलाई, 2016 में स्टार्ट की। निम्नलिखित में से कौन सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? यानी सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए, यानी रेयन है। रेयन पूर्ण सिंथेटिक नहीं है, पूर्ण सिंथेटिक नहीं है, ये भी पूछा। नाइलॉन है, कपास नहीं है, पॉलिएस्टर है, यानी कपास इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो किसको? जापान को। जापान की कैपिटल टोक्यो। थाईलैंड की मैंने बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राज्य जो पुष्प का नाम क्या है? तो देखो पुष्प पूछ लिया, यानी पुष्प पूछ लिया, पक्षी भी पूछ सकता है, पशु भी पूछ सकता है, चिन्ह भी पूछ सकता है, ये सारे चीज मालूम होना चाहिए। जब अब के पुष्प का नाम पूछ लिया तो पक्षी भी पूछ सकता है, पशु भी पूछ सकता है, चिन्ह भी पूछ सकता है, राज्य की चिन्ह क्या है? तो क्या है? पुष्प क्या है आपका? पलाश। क्या होगा इसका आंसर? पलाश। पक्षी क्या है? तो मैं एक बार बता दूं आपके लिए सारी चीजें, यानी सारस क्रेन। कौन? सारस क्रेन। पशु क्या? बारहसिंगा। बारहसिंगा। आपका चिन्ह में देखो दो मछली, चिन्ह में एक व्रत में, एक क्या? व्रत, जिसमें दो मछली, एक तीर, एक तीर और एक धनुष। ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। मैंने पक्षी, पशु, चिन्ह सारी चीज, एक व्रत में दो मछली, एक तीर और एक धनुष, यानी राष्ट्रीय चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालाबार नौसेना अभ्यास का महत्व क्या है? तो जो क्वाड था, क्वाड एक संस्था है, उसमें 4 कंट्री हैं। क्वाड, एक बात बताऊं मैं, क्वाड क्या है? क्वाड में कितने? 4 देश हैं, वो 4 देशों ने मिलके किया है मालाबार। यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया। 4 देशों ने मिलकर यह किया गया है। यानी भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसेना को बढ़ावा देने के लिए यह किया गया था। और इंडिया भी, देखो 4 देशों ने इसके किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको यह मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो क्या है? कोहनी नहीं, यानी जो घुटना होता है वो भी नहीं है। पैर के अंगूठे में नाखून, वो कैरोटीन का बना होता है, कैरोटीन का नहीं। यानी दांतों का जो इमेनल, जो अगला वाला होता है, वो होता है सबसे पुख्ता, दांतों का इमेनल। अब दांत कितने होते हैं? 32। यानी वो 3 टाइप से होते हैं, एक ईडियम, डग और एक गम नाम से। इनेमल, डम और एक गम, ऐसे करके 3 प्रकार के दांतों में, और ये सबसे पुख्ता दांतों में होता है इमेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है? तो राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना आपके अधिनियम 1993 के अकॉर्डिंग की जाती है। यानी मानव आयोग अधिनियम के 1993 के अकॉर्डिंग की जाती है। यानी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लाया गया था। यानी 1993 के अकॉर्डिंग यह राष्ट्रपति करता है। यानी जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कौन लाया? यानी 1993 में लाया था। राज्यों में राज्यपाल देखता है और केंद्र में राष्ट्रपति देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉस्केट, ये मैं बता चुका हूं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में मैंने बताया अभी। भारतीय राज्य का ये भी बता दिया मैंने। तो आपकी ये जीएस या जीके का स्टैटिक जीके ये फिनिश हो गई। यानी शिफ्ट सेकंड का पेपर का एनालिसिस मैंने बढ़िया तरह से आज कराया, और ऐसे ही कराऊंगा मैं हर पेपर को। उसके अकॉर्डिंग देखूंगा कौन कौन से टॉपिक है इंपॉर्टेंट। जैसे पंचवर्षीय योजना देखी आपने, इन्फ्लेशन देखा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। A to Z इंफॉर्मेशन के साथ में आपको टॉपिक बताऊंगा ये। ओके दोस्तों, मेरे साथ ऐसे ही बने रहे। मैं सारी चीजें PYQ के माध्यम से आपको कहाँ लिमिट में रहना है जीएस में वो सिखाऊंगा, और उससे आपको उसी के इर्द गिर्द रहोगे तो आपको 70 से 60% क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे आपको इसी इर्द गिर्द से PYQ से। मेरे साथ बने रहे, मैं करंट से जोड़ते हुए चलूंगा। जैसे आसियान की चीज पूछी, आसियान के बारे में मैंने बताया। जलधारा के बारे में आपको ठंडी जलधारा के बारे में मालूम होना चाहिए, गर्म जलधारा के बारे में मालूम होना चाहिए। यानी प्रशांत महासागर कौन सी है, अटलांटिक महासागर कौन सी है, हिंद महासागर कौन सी जलधारा है, ये सारी चीजें मालूम होना चाहिए। और ये एक जगह मिल जाए तो आपको कितना अच्छा रहेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब हम सारी चीज देखें तो एक बार में देख लेंगे हम। वो चीज पढ़ो, 600 पेज की PDF मत पढ़ो, इतना आपके पास नहीं है टाइम, 2 महीने में नहीं कर पाओगे। इसलिए PY को साथ में लेकर के चलो चलो चलो। जय हिंद, जय भारत। मैं यही अपनी बात विराम देता हूं।